हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम बैंकों का वर्गीकरण वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने जो देखा था दो प्रकार के बैंक थे, गैर अनुसूचित बैंक और अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित में हमने देखा था जो आरबीआई के रूल्स का पालन नहीं करते, तो उनमें पैसे जमा करना भी थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि वहाँ पैसे डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। और अनुसूचित बैंक जो आरबीआई के एक्ट के अंतर्गत द्वितीय सूची में आते हैं, अनुसूची में आते हैं और आरबीआई के सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और इनमें पैसे जमा करना मतलब थोड़ा कम रिस्की होता है, रिस्की नहीं होता है। वैसे तो जैसे कि रिस्की अपन ही बोलेंगे कि अगर मैं बोल दूँ कि बिल्कुल ही रिस्की नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि कभी कोई बैंक मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। जैसे कि जो किंगफिशर का ओनर है वो लेके पैसे लेके भाग गया है करोड़ों रुपए का घपला करके, तो इस तरह से तो कोई कर दे तो फिर उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे कम, बट आरबीआई की तरह से रेगुलेट होते तो कम रिस्की होते हैं, ठीक है। और बैंक अच्छी शाखा है, वैसे तो कोई इशू नहीं होता है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं बैंकों में। बाकी बैंकों में पैसा जमा करना काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है और सबसे ज़्यादा सेफ तो अनुसूचित बैंकों में जमा करना होता है, ठीक है। तो अनुसूचित बैंक में दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक हमने कल कर ही लिए थे, 6 बैंक, आपको नाम तो याद ही होगा 6 बैंक का। पहला कौन सा था? सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंक, दूसरा निजी वाणिज्यिक बैंक, फिर विदेशी बैंक, फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक, और एक और था फिर भुगतान बैंक, और दूसरे लास्ट कौन सा था? छठा आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। अब आज हम सरकारी बैंक करेंगे। सरकारी बैंक में आज हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके लाभ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। बैंकों के प्रकार होगा तो अपन कल करेंगे, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक है तो इस वजह से क्लास थोड़ी छोटी ही करूँगी मैं आज, ठीक है। तो हम सरकारी बैंक को शुरू करते हैं। इनको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, और वो जो कहते हैं वो कहते हैं वो बोलते हैं कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक को क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, ठीक है। और सहकारी बैंकों को कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब होता है? छोटे वित्तीय संस्थान जो व्यक्तियों के एक समूह द्वारा अपने विशिष्ट समुदाय की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया जाता है। तो मतलब कि छोटे छोटे स्तर पे होते हैं, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ छोटे बैंक होते हैं, ग्रामीण लेवल में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी होंगे और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में आपको दिखाई देंगे ये बैंक। ऐसा नहीं है कि केवल गाँव में दिखाई देंगे, शहरों में भी दिखाई देंगे, लेकिन छोटे स्तर पर काम करते हैं। छोटे छोटे व्यक्तियों के समूहों ने खोल दिया, तो ये सारी चीज़ें इनको मैंने बोलते हैं सरकारी बैंक। जैसे कि कोई सोसाइटीज़ वगैरह आप देखते होंगे अपने अराउंड, जो छोटे छोटे कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक सोसाइटी खोल ली, वहाँ अपने पेशे की आवश्यकता कुछ पूंजी जमा करते हैं और उसमें जिसको ज़रूरत होती है हर महीने उसको दे देते हैं, कुछ ब्याज जमा करना पड़ता है और ब्याज जो होता है लास्ट में सबको डिवाइड कर दिया जाता है, इस तरह से होते हैं। ऐसे वित्तीय संस्थानों का स्वामित्व और नियंत्रण उनके सदस्यों के पास होता है और संचालन की देखरेख के लिए बोर्ड के सदस्यों को लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। कि जो सदस्य होते हैं वहाँ पे मतलब जो जमाकर्ता होते हैं, जो लोन लेने वाले होते हैं, इन्हीं के पास इनका पूरा ही स्वामित्व होता है बैंक। और इनके जो मेन डायरेक्टर वगैरह चीज़ होते हैं ना, ये चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं कि हाँ भाई वोट डाल दिए कि भाई किसको बनाया जाए, इस बार किसको बनाया जाए, तो उस तरह से किया जाता है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011, अनुच्छेद 91C में संघ या सहकारी समिति बनाने की ये दे दी गई थी। 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था, उसमें यहाँ पे संघ और सहकारी समितियाँ बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। आपको पता होगा तो अपने यहाँ पे राशन की दुकानें वगैरह जो होती है ना, समितियाँ, वो जो राशन देने के अलावा बैंकिंग का कार्य भी करती है। आपके मतलब कि कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि वो बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देना, यहाँ पे कुछ संशोधन किए गए थे जिसमें पहले संघ या सहकारी समिति बनाने की परमिशन दी गई थी आर्टिकल 91C में, और 43B में उनकी शक्तियों को थोड़ा और बढ़ाया गया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड हो रहे लोगों को अच्छे से, मतलब गरीब लोगों को, इससे जो नॉर्मल लोग होते हैं जो बैंकों तक नहीं पहुँच पाते, बैंक जिनसे वो लोन नहीं प्राप्त करते आसानी से कर पाते आसानी से, वो इनके माध्यम से लोग अपना आपस में पैसा इकट्ठा करके और आपस में एक दूसरे की ज़रूरत पूरा कर देते। जैसे इस महीने आज किसी को एक को ज़रूरत है तो सारा पैसा किश्तों के रूप में भरेंगे और एक आदमी को दे देंगे और वो अपना थोड़ा सा ब्याज ले लेंगे उससे, तो उस ब्याज से वो बैंकों का कार्यभार भी चलता रहेगा और लोगों को लाभ भी होता रहेगा और जिन्होंने जमा किया उनको ब्याज भी मिलता रहेगा और जो इसको ज़रूरत है उसे आसानी से लोन भी मिल जाएगा। इसलिए इस होप के साथ ये संस्थाएं खोली गई थी। सरकारी बैंक के लाभ क्या होता है? सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। ब्याज दरें भी मतलब कम ही लेते हैं, आपस में कुछ लोग मिलकर चलाते हैं तो आपस में कर लेते हैं तो ब्याज भी कम लेते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए सुलभ बैंकिंग सेवाएं, साधारण व्यक्ति को बैंकों से कनेक्ट करना काफ़ी टफ होता है क्योंकि
बैंकों में जाने से इंसान डरता है, क्योंकि अगर आप कुछ खाता खुलवाने गए अपने कुछ प्रॉब्लम को लेके गए, तो बैंक वाले भी कर्मचारी इतनी आसानी से आपका काम नहीं करते। अब तो वो भी मतलब इतना भाव करते हैं कि भाई लंच ब्रेक चल रहा है, कल आना, परसों आना, ये कागज़ लाना, वो कागज़ लाना। तो इससे एक नॉर्मल आदमी इंसान के पास इतना काम नहीं होता, उसके दिन रात की कमाई से उसकी घर की रोजी रोटी चलती है। अगर वो अपना पूरा पूरा दिन या पूरा काफ़ी ज़्यादा दिन अगर बैंकों के चक्कर लगाने में काटेगा, तो उसको ये सारी चीज़ें वो खुद ही नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो फिर वो बैंकों में अपने खाते खुलवाते नहीं। तो ये सहकारी समिति ऐसी संस्था मिल गई उनको कि वो आसानी से अपना अकाउंट खोल पाएंगे, अपनी सेविंग्स कर पाएंगे, और अगर उसको ज़रूरत होगी तो आसानी से यहाँ से लोन, कम ब्याज पे लोन भी मिल जाएगा उसे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसके लाभ होते हैं। ठीक है, वित्तीय समावेशन मतलब कि सभी लोगों को जो बैंकों से नहीं जुड़ पाए वो इनसे जुड़ेंगे, तो इस तरह एक तरह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि वित्तीय समावेशन का मतलब ही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंकों से जोड़ना। ठीक है, स्थानीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त करना। आर्थिक रूप से सशक्त करना कि मतलब उसे कोई अगर मतलब स्थानीय जो निवासी होते हैं, अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है, अगर उन्हें मतलब अपना कुछ छोटा उद्योग स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन बैंक उनकी क्रेडिट रेटिंग देख के हैरान है, मतलब वो इतना पैसा नहीं कमाते हैं कि बैंक उन्हें लोन दे दे कि हाँ कि ये मेरी किस्तें चुका देगा। तो यहाँ से आराम से छोटे छोटे कम ब्याज पे आराम से अपनी चीज़ें, अपने पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और अपना बिजनेस खोल सकते हैं, और वो बिज़नेस आगे जाके हमारे देश के जीडीपी में, हमारे देश के हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा योगदान देने वाला है। तो ये चीज़ें भी होती है, तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, उन्हें बचत को बढ़ावा देता है, क्योंकि छोटे छोटे लोग बचत करके इसमें जमा करते, अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं। ऐसे तो वो अगर बैंकों में, अगर जैसे कि आपको बताया कि अगर 100 रुपये कमा रहा है इंसान दिन में, और अगर वो 10-50 रुपये भी जमा बचाता है, तो 50 रुपये जमा करने के लिए पूरे बैंक में नहीं जाएगा, और बैंक वाले भी जमा नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी संस्था होती है, यहाँ पे आप अपनी छोटी छोटी डेली की बचत को भी आराम से अपने आप इसमें इन संस्थाओं में जमा कर सकते हैं। तो ये सरकारी बैंक है और इसके बहुत ज़्यादा लाभ है। तो ये आपने लाभ देख लिया, सरकारी बैंक किसे कहते हैं ये भी आपने देख लिया। ये छोटे स्तर पर काम कुछ नहीं होता है, जैसे कि कुछ समितियाँ होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि गाँव में कुछ महिलाएं मिलकर समितियाँ बना लेती, जिसमें वो अपनी डेली की कुछ सेविंग्स को महीने की जमा करती है, और फिर उसके बाद जिसको ज़रूरत होती है हर महीने वो, जैसे कि आपको पता होगा कि वो चीट उछालते, उसमें से जिसका नाम आ जाता है उसको वो पैसे मतलब मिल जाते हैं, और वो उसे अपनी ज़रूरत पूरा कर देता है, और हर महीने फिर वो उनको जमा करता रहता है, और अपवर से अपने ब्याज देता था, फलस्वरूप उसे पैसे भी मिल जाते हैं। वो अपना कुछ उद्योग भी खोल लेती है महिलाएं, और अपना कुछ काम धंधा भी चालू कर लेती है, तो वो एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन जाती हैं इन सब चीज़ों से, और पैसे सेविंग करती जाती है, पैसे जमा भी होते जाते हैं उसमें, और सेविंग भी होती जाती है, और एक मुश्त उनको एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है ताकि वो अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर पाए। लेकिन नहीं तो फिर वो महीने के छोटे मोटे पैसे तो उनके हाथ से वैसे निकल जाते, पर यहाँ पे वो उनके पैसों की सेविंग कर पाती है, और अच्छा सा एक बड़ा अमाउंट उठा के उससे अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकती है। तो ये सरकारी समितियों की, सरकारी बैंक के मतलब ये सारे लाभ हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब नॉर्मल आम आदमी को काफ़ी अच्छी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो अब सरकारी बैंक के प्रकार जो होते हैं ना, जैसे शहरी सरकारी बैंक है देखो, और ग्रामीण सरकारी बैंक है, राष्ट्रीय शहरी विकास सरकारी विकास और वित्त और विकास निगम है। बैंक, ग्रामीण सरकारी बैंक में 3 प्रकार के थे आपको बताया, प्राथमिक कृषि ऋण, केंद्रीय अथवा जिला सरकारी बैंक, राज्य सरकारी बैंक, ग्रामीण सरकारी बैंकों के लाभ वगैरह ये सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स प्रिपेयर करना अच्छे से और याद करना। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैंने PYQs नहीं दिया आपको इनसे रिलेटेड, तो मैं क्वेश्चन और PYQs भी दूँगी। पहले एक बार हम सरकारी बैंक और ये बैंकों का वर्गीकरण निपटा लें, तो उसके बाद हम आराम से PYQs, और एक दिन में नहीं कर पाऊँ तो 2 दिन 3 दिन में मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगी इसके PYQs वगैरह। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, और प्रॉपर क्लास करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।